आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और एक दर्दनाक खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत। एक पिता ने अपनी 3 बेटियों को नदी में फेंक दिया है। संत कबीर नगर से ये खबर आ रही है, जहां पर 3 बेटियों को एक पिता ने नदी में फेंक दिया। दोस्त के साथ मिलकर बेटियों को घाघरा नदी में फेंका है। बिड़हर पुल से बच्चियों को नीचे फेंका गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आलाधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि वो आलाधिकारी पहुंच चुके हैं और अब बच्चों की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोर की मदद से बच्चियों की तलाश हो रही है। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को भी जानकारी दे दी है। संत कबीर नगर से दर्दनाक ये खबर, जहां पर एक पिता ने अपनी 3 बेटियों को नदी में फेंका है और इसमें उसने अपने एक दोस्त की मदद ली है। अब गोताखोर की मदद से इन बच्चियों की तलाश की जा रही है। नदी के अंदर गोताखोर मौजूद और प्रशासन की टीम वो नदी के बाहर। अमित अग्रही हमारे सहयोगी संत कबीर नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या अपडेट? जी बता दें कि घंगटा थाना क्षेत्र के डिगवा गांव का निवासी सरफराज है। ये पिता है और ये अपने दोस्त के साथ 3 बच्चियों को अपने नदी में बीती रात को ले जाके फेंक दिया, बाइक से ले जाके। और ये अभी 20 दिन पहले मुंबई से लौटा था। मुंबई में ये ट्रक ड्राइवर का काम करता था। और जो मामला सामने आ रहा है कि पारिवारिक कला को लेकर ये इस तरीके से इस जल्लाद पिता ने इस तरीके से कदम उठाया है। बच्चियों की उम्र क्या बताई जा रही है और परिजनों से कोई बात हो पाई है? उनका क्या कहना है? फिलहाल तीनों बच्चियों की उम्र 8 साल से कम बताई जा रही है। और जहां तक की बात सामने आ रही है, पारिवारिक कला के ही चलते इसने ऐसा कदम उठाया है। किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? 3 बच्चियों को अपने दोस्त के साथ लेकर आता है, नदी में फेंक देता है। परिवार के लोग क्या कह रहे थे? क्या उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है शख्स, या फिर उन्हें पता था, रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए? ये घटना बीती रात की है, जब परिवार के सभी लोग सो रहे थे। उस समय ये अपने दोस्त के साथ, ये सरफराज अपने दोस्त के साथ तीनों बच्चियों को बाइक पे ले आकर और नदी में फेंक दिया। जिसकी सूचना पाकर मौके पर आला अधिकारी पहुंचे और इस समय स्थानीय गोताखोरों के सहयोग से उनकी तलाश की जा रही है और एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। अमित, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो अभी भी तलाश जारी है। नदी के अंदर गोताखोर मौजूद है, स्थानीय टीम लगी हुई है इस वक्त। लेकिन बहुत ही दर्दनाक और हैरान करने वाला ये पूरा वाकया। इधर बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नेपाल बॉर्डर पर एक बस हादसे का शिकार हुई। 12 नेपाली जो मजदूर कामगार इस बस में मौजूद थे, उनकी मौत हो गई है। 25 लोग जख्मी हुए हैं इस हादसे में। बांके के शमशेरगंज और गया के पास यह हादसा हुआ। भारत से नेपाल बॉर्डर पर छोड़े गए थे कामगार, फिर नेपाल सरकार की बस आती है, इन लोगों को लेकर के आगे बढ़ती है। लेकिन बताया यह जा रहा है कि भारत से नेपाल की सीमा में प्रवेश करने के साथ ही 12 किलोमीटर अंदर जाने के बाद यह बस ट्रक से टकरा जाती है, हादसे का शिकार होती है। जो वजह बताई जा रही है कि बस के ड्राइवर को नींद आ गई थी, झपकी ली उसने और यह हादसा हो गया। 12 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। और ये देखिए हादसे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं। बस का कंडीशन आप देखिए कि हादसे के बाद किस तरह की स्थिति बन गई और 25 लोग जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और इन्होंने बताया कि बस ड्राइवर को झपकी आ गई थी और जो ट्रक से टकरा गई बस। अखिलेश यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहराइच से। अखिलेश, इस वक्त के बारे में बताइए, जो लोग घायल हुए हैं उन्हें कहां कहां ले जाया गया है, इलाज किस तरह से चल रहा है? मैं इनका बता दूं, ये नेपाल की बस थी, मिनी बस है। ये बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर, जो भारत से प्रवासी मजदूर जो नेपाल के हैं वो नेपाल जा रहे थे। ये नेपाली बस भर के इनको ले जा रही थी और नेपाल देश के बाकी जिले में ये दुर्घटना हुई है। मिनी बस जो है एक ट्रक से टकरा गई है और इसमें 12 लोग की मौत हुई है। ये जो 25 लोग घायल हुए हैं, उनका इलाज नेपाल के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और कुछ कोहलपुर जो मेडिकल कॉलेज है नेपाल का, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। ये लोग कब से यहाँ भारत में थे? क्या लॉकडाउन से पहले से यहाँ पे थे और लॉकडाउन में फंस गए थे और अब ये जा रहे थे? बता दें मैंने, ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो नेपाल के बहुत से मजदूर हैं जो इंडिया में कई राज्य काम करते हैं, उत्तराखंड में है, देहरादून में है, मुंबई में थे और पीलीभीत में थे, और कुछ यहाँ के मजदूर वहाँ काम करते हैं। तो लगातार जब लॉकडाउन होने के बाद ये मजदूर अपने घर जा रहे हैं, उसमें ये नेपाल के मजदूर इंडिया में थे और ये इनकी बस कल शाम को यहाँ से नेपाल जा रही थी और नेपाली बस ही है, मिनी बस ही है। क्या अखिलेश, ये हादसा नेपाल सीमा के अंदर हुआ है या भारत की सीमा पर? नहीं, ये नेपाल में हुआ है। आपको बता दूं, नेपाल देश का ये बाकी जिला है जहाँ पे ये दुर्घटना हुई है
और ये कोहलपुर से 5 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई है। ये नेपाल में दुर्घटना हुई है। बड़ी दुखद दुर्घटना है। 12 लोग की बिल्कुल 12 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। अखिलेश, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो 12 लोगों की जान गई है। ये सभी श्रमिक कामगार नेपाल के, जो भारत में अलग अलग राज्यों में रह रहे थे, काम कर रहे थे, और अभी लॉकडाउन के बीच नेपाल के बहुत से लोगों को उनके देश ले जाया जा रहा था, और इसी कड़ी में इन लोगों को भी बॉर्डर तक भारत की बस से छोड़ा गया था, और फिर वहां से नेपाल की मिनी बस लेकर इन्हें बढ़ रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। इधर बागपत में बर्बर पुलिस की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बागपत में पुलिस ने लोगों को पीटा है। इंस्पेक्टर सिपाहियों पर आरोप लगा है कि इन्होंने गुंडई दिखाई है। लॉकडाउन का पालन करवाने के नाम पर लोगों की पिटाई की यह तस्वीर देखिए। तो अब जब अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो रही है और तब यह तस्वीर आई है। हालांकि ये तस्वीर कब की है यह भी साफ नहीं, लेकिन देखिए यहां पर पुलिस की बर्बरता की ये तस्वीर। सड़कों पर जो लोग नजर आ रहे हैं, इक्का दुक्का उनकी भी पिटाई हो रही है, और यहां जिस शख्स को पुलिस कर्मी पीट रहा है उसके पास मास्क है, लेकिन उसने मास्क पहना नहीं, और यहां एक ठेला लगाया है। पुलिस उसे भगा रही है। शहजाद हमारे सहयोगी बागपत से हमारे साथ मौजूद है। शहजाद, पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है लॉकडाउन का पालन करवाने की, और जाहिर सी बात है पुलिस को कई बार बल भी प्रयोग करना पड़ जाता है। इन तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो ठेला लेकर निकले हैं, कुछ लोग हैं जो दुकान लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है हो सकता है इनके पास अनुमति ना हो और इन्होंने लगाया हो, फिर भी पुलिस इस तरीके से बल का प्रयोग यहां कर रही है। बिल्कुल मोनिका, फिर भी पुलिस को जो है इस तरह से बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है, किसी के पास परमिशन नहीं है, या कोई अनर्गल तरीके से अपने घर से बाहर निकल रहा है, तो पुलिस उसको हिरासत में ले सकती है, उसके खिलाफ धारा 188 की कार्रवाई कर सकती है। और बागपत में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके खिलाफ जो है धारा 188 के उल्लंघन की कार्रवाई हुई है, लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई हुई है। लेकिन जिस तरह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ जाता है, लेकिन यहाँ के हालात ऐसे नहीं बता रहे हैं कि पुलिस को लाठी का इस्तेमाल करने की जरूरत थी। एक इंसान को 3 पुलिस वाले लाठी से पीट रहे हैं। कोई कार्रवाई इस वीडियो के सामने आने के बाद? देखिए, एसपी बागपत प्रताप गोपेंद्र यादव से हमारी बात हुई है। एसपी का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच डेवलप कर दी गई है, और जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ जांच की जा रही है, और अगर उनकी जो है गलती पाई जाती है, अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी बागपत इस पूरे खबर पर संज्ञान बनाए। तस्वीरें दिख रही हैं तो यहाँ पर बहुत जांच की बात, इस मामले को और ढीला देने वाली बात हो जाएगी, लेकिन फिलहाल कार्रवाई की जरूरत है ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी जो गलत तरीके से अपने वर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर महोबा में अनलॉक 1.0 के पहले दिन सुबह से ही सड़कों पर लोगों की भीड़ दिखने लगी। आम दिनों की तरह ही यहां पर अब भीड़ दिखाई दे रही है। आज से इंटर डिस्ट्रिक्ट बस सेवा की शुरुआत हो रही है, तो बस अड्डों पर भी यात्रियों की भीड़ लग गई है। देखिए जरा, समोसे तले जा रहे हैं। यहां पर दुकानें भी पूरी तरह से खुल गई हैं। महोबा में जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौटती दिख रही है, लेकिन जरूरत है कि इस बीच जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ख्याल रखा जाए। मास्क तो इन जनाब के पास है, लेकिन इन्होंने मास्क को नाक और मुंह पर नहीं लगा रखा है। तो इस तरह की लापरवाही से बचना होगा जब हम अनलॉक की शुरुआत कर रहे हैं तब। तो लगभग 2 महीने के बाद ये तस्वीर देखने को मिल रही है। आम दिनों की तरह की ही तस्वीर दिख रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि यहां सावधानी बरती जाए। आज से पटरियों पर 200 ट्रेनों के परिचालन की भी शुरुआत हो रही है। आज करीब 1.5 लाख यात्री ट्रेन से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। 30 जून तक करीब 26 लाख यात्रियों ने टिकट बुक कराया है। हालांकि इन ट्रेनों के सफर के लिए रेलवे ने गाइडलाइंस भी जारी की है, जिसके तहत यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य होगा। जिनके पास कंफर्म और आरएसी टिकट होगा उन्हीं को स्टेशन के अंदर एंट्री मिलेगी। एक पीएनआर नंबर पर अगर 4 लोगों का टिकट है और इनमें से एक का भी टिकट कंफर्म होता है तो सभी यात्री ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। द लॉकडाउन 5 में एक बार फिर से रेल के साथ साथ पटरियों पर जिंदगी दौड़ती दिख रही है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की ये तस्वीर, जहां आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया। यात्री ट्रेन के डब्बों में बैठे। औसतन 18 से 20 यात्री एक बोगी में दिखे। इनसे बात की हमारे सहयोगी अमित गंजू ने। 71 दिन बाद एक बार फिर से पटरियों पर जिंदगी दौड़ने लगी। कानपुर अकेला ऐसा सेंट्रल स्टेशन है हावड़ा और दिल्ली के रूट का जहां 320 से ज्यादा ट्रेनें अप डाउन करती हैं, क्योंकि आज
ट्रेन की शुरुआत हुई है। इसमें कानपुर में 56 ट्रेनों को हॉल्ट दिया गया है, जिसमें लिच्छवी, पूर्वा, यहाँ तक कि आम्रपाली, ऐसी तमाम ट्रेन हैं। मगर इस वक्त जिस मेन ट्रेन की बात करें, हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये गोमती एक्सप्रेस ट्रेन है, जिसका पहला आज जो अगर 1 जून की बात करें तो पहली ट्रेन है जो दिल्ली के लिए रवाना की जा रही है। और यहाँ से इस ट्रेन को आज रवाना किया गया। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया है। जो प्लेटफॉर्म्स थे उसमें सर्कल्स बनाए गए ताकि लोगों ने भी अवेयरनेस जागी है और लोगों ने मास्क लगाया और एक सीट छोड़ के एक पे बैठे हैं। और निश्चित तौर से लोगों को इंतजार था कि ये लॉकडाउन खुले और ट्रेन फिर से चलने लगे। आज का दिन उन यात्रियों के लिए जो ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं किसी उत्सव से कम नहीं है और उन्होंने सरकार का धन्यवाद भी दिया। अभी जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो न सिर्फ ट्रेन और बस सेवाएं बल्कि कई और सेवाएं भी आज से शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के बाद कल उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाइडलाइंस जारी किए, जिनमें कई शर्तों के साथ बाजार, सैलून और रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दे दी गई है। वहीं सरकारी दफ्तरों की बात करें तो 100% अटेंडेंस की बात अब सरकारी दफ्तरों में, लेकिन साथ ही 3 अलग अलग शिफ्टों में कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। रेस्टोरेंट, बाजार खुलेंगे, रात 9 बजे तक खुलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, सैनिटाइजेशन का प्रॉपर इंतजाम करना होगा। और जो प्रशासन, जिलाधिकारी की ओर से जो फैसला लिया गया है दुकानों को खोलने का कि एक दिन एक तरफ की दुकानें खुली रहेंगी, यानी कि ऑल्टरनेट बेसिस पे जो दुकानें खुली रहेंगी, उन्हीं फैसलों के तहत रेस्टोरेंट और दुकानों को खोलने की इजाजत मिलेगी। और सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अनलॉक 1 और अर्थव्यवस्था देश की उसे लेकर क्या कह रहे हैं। Earlier, the debates on globalization have focused on economic issues. Now, the world must unite and focus on humanity-centric aspects of development. Advancements nations make in the health sector will matter more than ever before. Friends, during the last 6 years, we in India many initiatives in healthcare and medical education. We are broadly working on 4 pillars. The first is preventive healthcare. This includes the importance to yoga, Ayurveda, and general fitness. More than 40,000 wellness centers have been opened, where a key focus is on controlling lifestyle-related disease. The success of the Swachh Bharat mission is another key part of preventive healthcare. The second is affordable healthcare. Ayushman Bharat, the world's largest healthcare scheme, belongs to India. In less than 2 years, 1 crore people have benefited from this Ayushman Bharat scheme. Women and those staying in villages are among the major beneficiaries of this scheme. And the third pillar is improvements on the supply side. A nation like ours has to have proper medical infrastructure and medical educational infrastructure. Work is underway to ensure a medical college or postgraduate medical institute in every district of the country. The country has seen rapid progress in setting up 22 more AIIMS. Over the last 5 years, we have been able to add
over 30,000 seats in MBBS and 15,000 seats in post-graduation. This has been the largest increase in the 5-year term of any government since independence. The Medical Council of India has been replaced by a new National Medical Mission, the new National Medical Commission, through an act of the Parliament. This will go in a long way in improving the quality of medical education, bringing it at par with the international standards. The fourth pillar is mission mode implementation. A well thought of idea on paper makes it only a good idea, and a good idea will implemented makes it a great one. Hence, implementation is very crucial. Here, I would like to highlight the success of India's National Nutrition Mission that is helping youngsters and their mothers. India is working 24/7 to eliminate TB by 2025. This is 5 years ahead of the global target of 2030. Mission Indradhanush has increased our rate of annual rise in vaccination coverage by 4 times. Friends, the central government recently approved the introduction of a new law for expanding education of more than 50 different allied and healthcare professionals. This law, once passed, will address the shortage of paramedical personnel in the country. It will also help India in supplying skilled resources to other countries. Friends, there are 3 things on which I would urge maximum discussion and participation. One is advances in telemedicine. Can we think of new models that make telemedicine popular on a larger scale? The other is related to Make in India in the health sector. तो पीएम मोदी मेडिकल के छात्रों को संबोधित कर रहे थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, तो हमारे कोरोना योद्धा हारेंगे नहीं। 4 स्तर पर ये लड़ाई इस वक्त भारत लड़ रहा है। जो पहला स्तर है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और फिर अफोर्डेबल हेल्थ केयर। तीसरा स्तर है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और बेहतर मजबूत बनाया जा रहा है और लोगों को इसका लाभ मिल भी रहा है और भारत की तरफ पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा मेडिकल के छात्रों से कि अगर कोरोना ये महामारी इस वक्त ये संकट हमारे सामने अगर नहीं होता तो आज मैं आप सभी के बीच आप सभी के साथ बैठा होता। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 2025 तक टीबी को पूरी तरह से भारत से हटा देना है। इस दिशा में भी 24/7 भारत काम कर रहा है। चलिए अगली खबरों का रुख करते हैं गाजियाबाद से खबर, जहां पर कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों की वजह से परेशान है इस वक्त प्रशासन। डीएम ने दिल्ली यूपी बॉर्डर को यहां पर पहले की तरह ही सील रखा है। हमारे सहयोगी अमित राणा ने लॉकडाउन 5 के पहले दिन यूपी बॉर्डर का जायजा लिया। लॉकडाउन के 5वें चरण में अनलॉक 1 की आज से शुरुआत हो रही है। ऐसे में क्या है गाजियाबाद का सूरत हाल, यही जानने के लिए फिलहाल हम खड़े हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं यहाँ वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से किया जा रहा है। हालांकि ये कहा गया था
कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो सुबह 9 बजे से पहले आप दिल्ली के लिए निकल जाए। वहीं दूसरी ओर दिल्ली से आपको गाजियाबाद की तरफ आना है तो शाम 6 बजे के बाद ही आपकी एंट्री हो पाएगी। ऐसे में जो तमाम लोग बाग जो अपने गंतव्य स्थान के लिए निकलते हैं, घर जाने के लिए निकलते हैं, वो 9 बजे से पहले ही गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। हालांकि इन बिटवीन आपको जो भी एसेंशियल कमोडिटी के वाहन हैं उन्हें नहीं रोका जा रहा है। साथ ही बैंकर्स, डॉक्टर्स, मीडिया कर्मी अगर इनके पास अपने आई कार्ड है तो भी उन्हें नहीं रोका जा रहा है। साथ ही अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा जरूरी काम है तो प्रशासन द्वारा जारी किए गए पास के माध्यम से भी आप दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन 5 के पहले चरण में कितना अनलॉक गाजियाबाद को मिल पाता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इधर अयोध्या में मंदिर के स्ट्रक्चर और विश्व हिंदू परिषद के मंदिर मॉडल को लेकर संतों में मतभेद और इस मौके पर होने वाली बैठक भी टाल दी गई है। राम मंदिर न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती समेत कई बड़े संतों ने आरोप लगाया कि बैठक के लिए वे तैयार थे, लेकिन आयोजनकर्ता और दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास ने उनका फोन तक नहीं उठाया, न ही इस बैठक के बारे में कोई जानकारी उन्हें दी गई। अब ये संत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात की योजना बना रहे हैं। संतों की हार्दिक इच्छा है, देश के सभी राम भक्तों की हार्दिक इच्छा है कि विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य और सबसे भव्य रामलला का मंदिर बने और विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक केंद्र अयोध्या बने। इसके लिए आवश्यक है मंदिर की ऊंचाई, लेकिन मंदिर की ऊंचाई केवल 128 फुट में हमारे देश के संतों को, देश के राम भक्तों को संतोष नहीं है। इधर तीर्थराज प्रयाग में गंगा दशहरा यानी कि गंगा के धरती पर अवतरण का पावन पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना संकट के बीच गंगा स्नान करने के लिए यहां पर श्रद्धालु जुटे और ये देखिए, कोरोना से देश दुनिया को मुक्त करने की यहाँ पर प्रार्थना भी की गई। हालांकि हर साल के मुकाबले यहाँ पर लोगों की संख्या बेहद कम, बावजूद इसके ढील का फायदा उठाते कुछ लोग नजर आ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर आस्था में डुबकी लगाने पहुंचे लोग। यहाँ पे तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग तो 3 महीने बाद यहाँ पे आए हैं। यहाँ तो लग ही नहीं रहा था जैसे कुछ पहले जैसा हुआ है। अब थोड़ा सा चहल पहल दिख रही है, अब थोड़ा लोगों में अच्छा लग रहा है देख के, थोड़ा सा मन को भी तसल्ली हो रही है। आज से लॉकडाउन 5 की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही साथ आज गंगा दशहरा का भी पर्व है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन में जिस तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ था, अब धीरे धीरे यहाँ पर रौनक लौटने लगी है। यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वह माँ गंगा के दर्शन करने, पूजन करने यहाँ पर आ रहे हैं। गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति कहा गया है, यानी गंगा के दर्शनों से ही मुक्ति मिलती है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब श्रद्धालु यहाँ पर गंगा के अवतरण दिन यानी गंगा दशहरा के पर्व पर जब यहाँ पहुँच रहे हैं तो यहाँ माँ गंगा की आराधना कर रहे हैं। संगम के तट पर यहाँ पर पूजा अर्चना का क्रम शुरू हो गया है। जो यहाँ पर दुकानें बंद थी वो चहल पहल अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। घाटिये जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। नाविकों, तीर्थ पुरोहितों का जो रोजगार एक तरह से बंद था वो फिर से अब यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो लाखों लोगों की आजीविका त्रिवेणी के तट पर उससे जुड़ी हुई है। अब उन्हें उम्मीद है कि उनकी आजीविका शुरू हो जाएगी। इधर बॉलीवुड की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर आज। मशहूर गीतकार, संगीतकार वाजिद खान, देर रात उनका निधन हो गया। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फिल्म इंडस्ट्री में साजिद वाजिद की जोड़ी के रूप में मशहूर वाजिद खान को लेकर हस्तियों ने शोक संवेदना भी व्यक्त की है। लंबे वक्त से वो किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और खबर आई कि कल उनका देहांत हो गया। उनके बचपन के दोस्त ने ट्वीट भी किया है कि वाजिद कोरोना के आगे हार गए। तो खबर ये भी है कि वाजिद जो कि किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे, उन्हें कोरोना का संक्रमण भी उनमें और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और ये देखिए, ट्वीट पर ट्वीट शोक संवेदना जाहिर किए जा रहे हैं। सलीम मर्चेंट ने ये ट्वीट किया है कि मैं उनके निधन से परेशान हूं, अल्लाह उनके परिवार को मजबूती दे, ताकत दे। वहीं विशाल डडनाली का ट्वीट है कि बेहद दुखद समाचार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाजिद से अब बात नहीं कर पाऊंगा। मालिनी अवस्थी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी शोक जाहिर किया है। ये चौंकाने वाली खबर है। मालिनी अवस्थी का ये ट्वीट, अविश्वसनीय, वाजिद खान चले गए। प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्वीट किया, उन्होंने इस समाचार को दुखद बताया। तो
वाजिद चले गए और सभी हैरान कि इतने कम उम्र में 42 साल की उम्र में अब वो हमारे बीच नहीं है। आखिरी सांस उन्होंने ली और इसका हर तरफ शोक की लहर है। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।